तो बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले बताएंगे एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो कौन संभालेगा उनका मोर्चा। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शिखर वार्ता की चल रही है बड़ी तैयारी। इस तारीख को जाएंगे पीएम मोदी जी रशिया। तो वहीं बताएंगे मक्कारी करना कोई चाइना से सीखे, पड़ोसी देशों पर धौंस डपट दिखाने के बाद गा रहा है ये वाला गीत। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे कैसे कांग्रेस ने चुनाव के समय कहा था पैसे मिलेंगे खटाखट खटाखट, अब जनता पहुंच रही है ऑफिस तो भाग रहे हैं ये सटासट। बताएंगे किसने तंज कसा है ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी पर। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे हमेशा की तरह, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और निरंतर भारत का विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। एससीओ समिट में शामिल होने कजाकिस्तान नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, उनके बदले जयशंकर जी संभालेंगे मोर्चा। बता दें कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में अगले सप्ताह होने वाले शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे। अब भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर जी करेंगे। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। एससीओ शिखर सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को होगा और इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा हालात और संपर्क एवं व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। जी हाँ, एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं, मेंबर हैं। ये एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह है जो सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के तौर पर उभरा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में आमतौर पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन के मेजबान देश कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद टेलीफोन करके एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अस्ताना आमंत्रित किया था। उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल संचालन और ऐतिहासिक तौर पर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर मोदी जी को बधाई भी दी थी। लेकिन खबर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कजाकिस्तान की इस एससीओ समिट में भाग लेने नहीं जाएंगे। ऐसे में जयशंकर जी उनका मोर्चा संभालेंगे। लेकिन कहां जाएंगे पीएम मोदी जी वो आपको बता दें। मोदी पुतिन की शिखर वार्ता की चल रही है बहुत बड़ी तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे रशिया। आपको बता दें कि क्या होने वाली है उनकी तारीख। दरअसल पीएम मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जल्द ही मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि अगले भारत रशिया शिखर सम्मेलन की तैयारियां की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे पास रूसी संघ के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए सुस्थापित व्यवस्था है। अब तक ऐसी 21 बैठकें हो चुकी हैं। जी हाँ, असल में उन्होंने कहा कि हम अगला शिखर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। हम यथाशीघ्र तारीखें आपके साथ साझा करेंगे। एक प्रेस वार्ता में जायसवाल जी की ये टिप्पणी मॉस्को में क्रेमलिन के एक अधिकारी के ये कहने के कुछ दिनों बाद आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा की तैयारियां की जा रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक डेट फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि 8 जुलाई के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी जी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल डेट नहीं है। दोस्तों बहरहाल एडवांस में पीएम नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें मक्कारी करना कोई चाइना से सीखे। जी हाँ, पड़ोसी देशों पर धौंस डपट दिखाने के बाद गा रहा है पंचशील के गीत। बता दें पूर्वी लद्दाख में भारी हथियारों के साथ अपने 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने के बावजूद भारत पर कोई असर न पड़ता देख चीन अब पैंतरे बदलकर दोस्ती के गीत गाता दिखाई दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को मगरमच्छ की तरह शांति और सद्भाव के गीत गाते हुए भारत के साथ 1954 में हुए पंचशील समझौते को याद किया। जिनपिंग ने पंचशील के सिद्धांत एशिया में पनपे और फिर जल्द ही पूरी दुनिया की जरूरत बन गए। उस समझौते ने दुनिया को एकजुट करने में बेहद मदद किया है। चीनी राष्ट्रपति पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर बीजिंग में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्तमान समय के संघर्षों का अंत करने के लिए पंचशील के सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ चाइना के संघर्षों के बीच ग्लोबल साउथ में अपने देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दिया। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पंचशील के सिद्धांतों पर पहली बार 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के बीच समझौता हुआ था। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, अब इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों। जो वो पड़ोसी देशों पर धौंस डबर दिखाने के बाद पंचशील के गीत जिस प्रकार से गा रहा है, इस पर आपका जवाब तो बनता ही है। तो वहीं आपको बता दें INSTC ट्रेड रूट से पहली बार ईरान के रास्ते कोयला पहुंचा। भारत जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका को बहुत बड़ा
बड़ा झटका। जी हाँ, जियोपॉलिटिक्स में भारत जिस तरह अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करके, इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है, वो बताता है कि भारत कैसे दुनिया में अपनी हनक कायम कर रहा है। और ये भारत रशिया संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है जब कोई रूसी कोयले की एक खेप एक नए गलियारे के जरिए ईरान के रास्ते भारत पहुंची हो, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। रशिया की नेशनल रेलवे कंपनी ने घोषणा की है कि रशिया ने ईरान से होकर गुजरने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत को कोयले से लदी 2 ट्रेनें भेजी हैं। जी हाँ, रूसी रेलवे ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि पहली बार कुजबास कोयले से लदी दो ट्रेनें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत की ओर रवाना हुई। दोनों ट्रेनें केमेरोवो क्षेत्र से रवाना हुई थी और वे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए INSTC की पूर्वी शाखा के साथ ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक पहुंची। जी हाँ, तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया जंग का ऐलान। कहा, अफगानिस्तान में घुसकर TTP के ठिकानों को तहस नहस कर देंगे, घुसकर मारेंगे वाले बयान पर अब भड़क उठा तालिबान। पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की दे दी धमकी। क्या शुरू होगा युद्ध, आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को एक बार फिर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का निर्यात किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का अधिकार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अफगानिस्तान पर शासन करने वाला तालिबान भड़क गया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमले के गंभीर परिणाम होंगे और ऐसा करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, चीन की धमकी के बाद ताइवान ने अपने नागरिकों से चीन, हांगकांग, मकाऊ की यात्रा से बचने को कहा। जी हाँ, चीन जाने से बचे। जी हाँ, ताइवान को क्यों जारी करनी पड़ गई अपने नागरिकों को यात्रा चेतावनी। बता दे, ताइवान सरकार ने अपने नागरिकों से चाइना और अर्ध स्वायत्त चीनी क्षेत्रों हांगकांग और मकाऊ की यात्रा करने से बचने का आग्रह किया है। बीजिंग ने स्वयं शासित द्वीप ताइवान के लोकतंत्र की स्वतंत्रता के समर्थकों को मार डालने की धमकी दी थी, जिसके बाद ताइवान ने अपने नागरिकों से यह अपील की है कि मुख्य भूमि मामलों की परिषद के प्रवक्ता और इसके उप प्रमुख लियान वेनचे ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह सलाह जारी की है। ताइवान की ओर से यह अपील चीन की ओर से बढ़ती धमकियों के बीच आई है। जी हाँ, चीन अक्सर दावा करता है कि ताइवान उसका खुद का क्षेत्र है, यानी अपना क्षेत्र है, और यदि आवश्यक हुआ तो वो बलपूर्वक उस पर कब्जा कर सकता है। स्वतंत्रता समर्थक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चाइना ने ताइवान के स्वतंत्रता समर्थकों को खोज कर मार डालने की धमकी दी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन की धमकी के बाद ताइवान ने अपने नागरिकों को यात्रा संबंधित चेतावनी जारी कर दी है कि भूल कर भी चीन ना जाए। जी हाँ, तो वहीं बता दें, नेपाल को भारत और चीन के बीच डायनामाइट ना बनाए। जी हाँ, नेपाली सांसदों ने PM प्रचंड को संसद में दे दी चेतावनी। बता दें, चीन की गोद में भाग रहे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपने ही देश की संसद में तीखे विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को लागू करने को लेकर प्रचंड संसद में निशाने पर रहे। नेपाली सांसदों ने प्रचंड से कहा है कि वे नेपाल को भारत और चीन के बीच में बारूद ना बनाए। नेपाल के विपक्षी सांसदों की ये टिप्पणियां चाइना के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग के काठमांडू में 3 दिवसीय दौरे के समापन के दिन बाद आई है। ज्यादातर नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने चीन के BRI प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं और सरकार से BRI रूपरेखा समझौते को सदन में पेश करने और इस पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा है। जी हाँ, गुरुवार को सदन में बोलते हुए पूर्व विदेश मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता NP सऊद ने कहा है कि सरकार को BRI के क्रियान्वयन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, क्या है पेंटागन का ब्लूप्रिंट, कैसे इसे ध्वस्त करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है रशिया। आपको बता दें, क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन न सिर्फ पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, बल्कि नाटो कमांडर क्रीमिया मिशन को ऑपरेट कर रहा है। यह दावा रशिया का है। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में क्रीमिया में यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई है। प्लेनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइटें तस्वीरें जारी की हैं, इनमें तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दावा किया गया है कि रशिया क्रीमिया और कर्ज ब्रिज की सुरक्षा के लिए अभेद दीवार बना रहा है, जिससे नाटो के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। तो वहीं बता दें, अफगानिस्तान से पहले सिखों को निकालो, ट्रूडो के मंत्री हरजीत ने सेना को दिया था ये आदेश। कनाडा में अब मच गया बवाल। जी हाँ, साल 2021 में अफगानिस्तान से नाटो फौज की वापसी के समय अफरा तफरी का माहौल था। अमेरिका और उसके सहयोगी युद्ध से तबाह देश पर तालिबान के कब्जे के बीच अफगानिस्तान से बाहर निकलने की जल्दी में थे। उस समय सिख हरजीत सज्जन कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री थे। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया था जो अब कनाडाई सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार 2021 में तत्कालीन रक्षा मंत्री एवं खालिस्तानी
तालिबानी समर्थक हरजीत सज्जन ने अफगानिस्तान के पतन के बाद अफगान सिखों के लिए कनाडाई सेना को बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कनाडाई सशस्त्र बलों को 225 अफगान सिखों के बचाव को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया था। अब कनाडा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मीडिया रिपोर्ट पर संसदीय सुनवाई की मांग कर डाली है, जिसके बाद कनाडा में बवाल मच गया है दोस्तों। तो वहीं अगली खबर बता दें, प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत का जिक्र ट्रंप ने किया बड़ा दावा। जी हां, बाइडेन ट्रंप डिबेट को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत का भी जिक्र हुआ। ये दरअसल तब हुआ जब ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के फैसले को सही बताया। उनके मुताबिक ये समझौता एक धोखा था, इससे वॉशिंगटन को बड़ा आर्थिक नुकसान होता। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान दावा किया है कि पेरिस जलवायु समझौते पर $1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होते और अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे इसका भुगतान करना पड़ता। इसे एक धोखा बताते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन, भारत और रशिया इसका भुगतान नहीं कर रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कई मुद्दों पर बहस हुई दोस्तों। वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन की फिटनेस पर सवाल भी उठने लगे। अगर हटे तो कौन होगा डेमोक्रेट उम्मीदवार? रेस में है 6 नाम, वो कौन कौन से नाम है? दरअसल पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने बाइडेन कई मौकों पर कमजोर नजर आए हैं, लेकिन एक बात जिसकी इस डिबेट में सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो ये है कि क्या जो बाइडेन व्हाइट हाउस चलाने के लिए पूरे तरीके से फिजिकली फिट हैं या नहीं। डिबेट के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब लगा कि जो बाइडेन अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा गई है, तो फिर कई बार तो उनको ये भी नोटिस किया गया कि वो क्या कह रहे हैं समझ नहीं आया। अब ऐसे में कयास ये लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि जो बाइडेन की फिटनेस ठीक है कि नहीं, वो फिजिकली फिट है कि नहीं। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन डेमोक्रेट उम्मीदवार में वो कौन कौन से 6 नाम है तो आपको बता दे। पहला है कमला हैरिस, दूसरा गेविन न्यूसम, तीसरा है जेबी प्रीट्ज़कर, चौथा है ग्रेचेन विटमर, पांचवा है शेरोड ब्राउन और अंतिमवा है डीन फिलिप्स। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें रईसी की मौत के बाद खाली पड़े राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, 58,000 मतदान केंद्रों पर पड़ रहे वोट। जहां ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान शुरू हुआ और यहां अभी इसीलिए चुनाव कराए जा रहे हैं क्योंकि पिछले महीने की 19 तारीख को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह ध्यान रखना उचित है कि तेहरान में शुक्रवार के चुनाव में 18 या उससे अधिक उम्र का कोई भी ईरानी मतदान कर सकता है। देश भर में मस्जिदों और स्कूलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर 58,640 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपना वोट डाला और लोगों से चुनाव में भाग लेने का आग्रह किया। खामेनेई ने शुक्रवार को अपने कार्यालय से जुड़ी एक मस्जिद में समारोह में कहा कि मुझे संदेह का कोई कारण नहीं दिखता है। तो वहीं बता दें सऊदी अरबिया में मिले मंदिरों के अवशेष नबातियन सभ्यता में होती थी इस देवी की पूजा। दरअसल सऊदी अरबिया को इस्लाम के जन्म स्थान के तौर पर जाना जाता है। इस जगह से दुनिया भर में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। सऊदी अरबिया में ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। पुरातत्वविदों का मानना है कि एक समय ऐसा भी था जब सऊदी अरबिया में देवी देवताओं की पूजा होती थी। सऊदी के मदाइन और वादी रम इलाके में मंदिरों के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, तो वहीं कोस्टा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। जी हाँ, पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष को दी बधाई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन काउंसिल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोस्टा के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का कार्यकाल 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मिशन की मजबूत भावना के साथ वो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं बता दें ब्रिटेन से बड़ी खबर, जहां पर यूनाइटेड किंगडम में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर नस्ल भेदी टिप्पणी। सुनक ने कहा दुखी हूं और गुस्सा भी आ रहा है। ब्रिटेन में आम चुनाव से ठीक पहले एक दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके के प्रचारक ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणी की। उधर रिफॉर्म यूके के नेता और आम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार निगेल फराज को इस हरकत की कड़ी निंदा की। रिफॉर्म यूके पार्टी के प्रचारक का नाम एंड्रयू पार्कर बताया गया है। पार्कर ने एक साक्षात्कार के दौरान ऋषि सुनक पर दक्षिण एशियाई होने का आरोप लगाते हुए नस्ल भेदी टिप्पणी की है। एंड्रयू पार्कर ने इस दौरान ये भी कहा कि ब्रिटेन में रह रहे अवैध प्रवासियों को गोली मार दी जानी चाहिए। तो उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रिफॉर्म यूके पार्टी के प्रचारक द्वारा की गई नस्ल भेदी टिप्पणी पर कहा है कि मुझे दुख पहुंचा है लेकिन गुस्सा भी आ रहा है। सुनक ने कहा कि उनकी 2 बेटियों कृष्णा और अनुष्का रिफॉर्म यूके के प्रचारक की बातों को सुना और देखा। उन्होंने आगे कहा कि इससे उन्हें दुख पहुंचा और बेहद गुस्सा भी
आया। जी हाँ, तो वहीं बता दें श्रीलंका में 60 भारतीय नागरिक गिरफ्तार, साइबर अपराध में शामिल होने का लगा आरोप। जी हाँ, ऑनलाइन वित्तीय घोटाले से जुड़े मामलों में 60 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में मोबाइल, लैपटॉप हुए बरामद। दरअसल श्रीलंका के आपराधिक जांच विभाग ने वित्तीय घोटालों में शामिल एक समूह के कम से कम 60 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस सभी को गुरुवार को मदिवेला, बट्टारामुल्ला और नेगोम्बो से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के प्रवक्ता एसएसपी निहाल यल्दुआ ने बताया है कि सीआईडी ने बताए गए इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 135 मोबाइल फोन और 57 लैपटॉप बरामद किए हैं। ये कार्रवाई एक पीड़ित की तरफ से शिकायत दर्ज करने के बाद की गई। दरअसल पीड़ित को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसे देने का वादा करके लालच दिया गया। आगे की जांच के बाद मालूम चला कि पीड़ितों को प्रारंभिक भुगतान के बाद पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया जाता है। पैराडेनिया ने के एक पिता पुत्र की जोड़ी ने धोखेबाजों की मदद करने की बात स्वीकार की। अब दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जहां 60 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, ये वाकई में चौंकाने वाली खबर है। तो वहीं बता दें इजराइल के सामने बहुत बड़ा संकट, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हो रहा भारी विरोध। सड़क पर उतरे लोग। दरअसल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से जुड़े सैकड़ों यहूदी पुरुषों ने बृहस्पतिवार को करीब 2 घंटे तक मध्य इजराइल का एक प्रमुख राजमार्ग बंद रखा। प्रदर्शनकारियों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में समुदाय के युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध जताया। इजराइल में अधिकतर यहूदी पुरुषों और महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स दलों को इस नियम से छूट दी जाती थी और उन्हें अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों में अध्ययन की अनुमति होती। ऐसे में लोगों का गुस्सा देखने को मिला है इजराइल में। साथ ही साथ बता दें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में 11 विपक्षी नेताओं पर बड़े प्रतिबंध, सीएम के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का लगा आरोप। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में विपक्ष के 11 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। विपक्ष के नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पंजाब प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष मलिक अहमद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 11 विधायकों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस ने कहा था पैसे मिलेंगे खटाखट खटाखट, अब जनता पहुंच रही है, ऑफिस तो भाग रहे हैं ये सटासट। आखिर बीजेपी के इस बड़े नेता का बड़ा तंज बता दें। राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने कांग्रेस पर चुनावों में मतदाताओं को झूठे प्रलोभन देने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से मांग किया कि उसे इस पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही कहा है कि इस प्रकार से जीत दर्ज करने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। जी हां, बीजेपी के अनिल बोंडे ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि उसकी आदत भ्रष्टाचार करने की है और पकड़े जाने पर वो एजेंसियों पर ही सवाल उठाने लगती है और न्यायिक व्यवस्था की आलोचना करने से भी परहेज नहीं करती है। अनिल बोंडे उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे थे। लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब उसे झूठे प्रलोभन की आदत पड़ गई है। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां लोगों से ये कहते हुए फॉर्म भरवा लिए गए हैं कि पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर उनके खातों में 8500 रुपए खटाखट आएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं सांसदों और कांग्रेस कार्यालयों में पहुंच रही हैं और उनसे कह रही हैं कि पैसे निकालो फटाफट, लेकिन कांग्रेस वाले भाग रहे हैं सटासट, यानी बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस को उसी के अंदाज में जवाब दिया है बीजेपी ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? तो वहीं बता दे बंगाल में चुनाव के बाद बड़ी हिंसा, भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने टीएमसी पर साधा निशाना। बता दे भारतीय जनता पार्टी के एक तथ्यान्वेषी दल यानी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से गंभीर समझौता किया गया। इसके साथ ही उसने ये आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के पुलिस बल को व्यवहारिक रूप से तृणमूल का सहायक बना दिया गया था। भाजपा के 4 सांसदों, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और कविता पाटीदार ने राज्य में चुनाव बाद कथित हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और पीड़ित लोगों से बात करने के बाद शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो वहीं आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर उमा का पलटवार, कहा उनके खानदान ने जब इस देश पर राज किया था तो आपातकाल लगने से पूरा देश गिर गया था, पूरे देश पर आघात हुआ था, लोकतंत्र की संस्थाएं बंद हो गई थी, लाखों लोग को जेल में डाल दिया गया था, हजारों लोग जेल में मर गए थे और जब सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे तब इस देश की धरती धड़क उठी थी। इसीलिए उन लोगों को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, चुपचाप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ये बात उन्होंने ग्वालियर में एएनआई से बात करते हुए कही। तो वहीं बता दे अयोध्या राम पथ मामले में योगी
सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, गड्ढे दिखाई दिए तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी अयोध्या लगातार चर्चा में बनी हुई है। बरसात के पहले पानी में ही अयोध्या के रामपथ में लापरवाही की कलई खुल गई। रिपोर्ट्स भी आई और वीडियो भी सामने आए हैं, कई जगह गड्ढे दिखाई दिए हैं। अब इस मामले में सीएम योगी जी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता समेत 3 को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, कहा हर साल मुफ्त मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर, लेकिन उसके लिए शर्तें भी हैं। वो क्या शर्तें आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य सरकार अपना पिटारा खोलती नजर आई है। वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे अजित पवार ने शुक्रवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 5 सदस्यों वाले परिवार को सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। अजित पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हर साल सभी घरों में 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे। माना यह जा रहा है कि इससे छोटे और गरीब परिवारों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, लेकिन ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताते हुए इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कहीं तक, हर किसी तक ये खबर पहुंच सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।